नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट 19,287 करोड़ 32 लाख रुपए का है, जिस पर 23 फरवरी को चर्चा होगी। इसके साथ ही सरकार ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है, जो राज्य के बजट से ठीक पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति का पूरा ब्यौरा देता है। यह रिपोर्ट विकसित मध्य प्रदेश एट 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने अपनी विकास योजनाओं में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को प्राथमिकता दी है। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे खेती से लेकर उद्योगों तक हर क्षेत्र में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ग्रामीण समृद्धि की ओर मजबूत कदम है। प्रति व्यक्ति आय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, हर वर्ग के कल्याण का संकल्प, मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्मार्ट संरचना, सशक्त कनेक्टिविटी, समावेशी विकास, समृद्ध मध्य प्रदेश जैसी उपलब्धियों से शहरों के विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। निवेश, उद्योग, पर्यटन और बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। तो वहीं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। तो देखिए, जहां बात बजट की आती है, एक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है जो बजट से ठीक पहले आई है और एक कहते हैं ना कि एक अनुमान होता है सारी चीजें किस तरीके से होंगी। हम विस्तार से इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। रिपोर्ट्स में जो दिखाते हैं वो ठीक है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों को जमीन पर जाके देखना चाहिए कि स्थिति बहुत भयावह है और स्थिति में कोई सुधार नहीं है। इसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है और व्यवस्थाएं बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। किसानों की स्थिति देखने की ज़रूरत है। हमारी सरकार हर पहलुओं को छूते हुए, हर लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, विशेष करके हमारा ये किसान वर्ष चल रहा है, कृषि वर्ष चल रहा है, तो इस बात को लेकर के मैं मानती हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हमारी वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने बहुत शानदार बजट रखा और ऐसे ही हमारे माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे बहुत शानदार बजट हमारे वित्त मंत्री रखेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण विश्वास है। वो तो बजट जब आएगा तो सभी चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। जो अर्थ को जानने वाले लोग हैं कि बजट में कितना लोन है और लोन लिए जाने वाले पैसे का कितना एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो रहा है और मध्य प्रदेश को उन आदर्श राज्यों में शामिल है। ये आर्थिक अनुशासन का ही प्रतीक है कि जीडीपी का 3% से ज्यादा कर्ज हम ले नहीं रहे हैं और 3% से तक जो लोन सरकारें नहीं लेती, मतलब वो प्रोग्रेसिव राज्य नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं, कोई विजन नहीं है। विजन है हमारे पास मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर राज्य बनाने का। उसके लिए जो जरूरी काम है उसके रोड मैप बन गए हैं। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य वाला प्रदेश थोड़ी है जो कांग्रेस के जमाने में था। अब तो मध्य प्रदेश विकास की दिशा में दौड़ रहे राज्यों में से टॉप 5 राज्यों में है। चलिए, तो बजट का तो इंतजार है ही, लेकिन बजट के साथ साथ अनुपूरक बजट पेश किया गया है और इसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसे कहीं ना कहीं बजट के दर्पण के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि हम एक बजट की जब बात करते हैं, लोगों की उम्मीदें होती हैं, आम जन को कितनी राहत मिलेगी वो तो आने वाले समय में होगा, लेकिन जो एक सर्वेक्षण है उसे क्या उसी तरह से देखें जैसा बजट हो सकता है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत बिसेन। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद कासलीवाल। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं लोकेश जी से करना चाह रही हूँ। हमारे साथ कनेक्ट है? हाँ लोकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? लोकेश जी मैं सुन पा रहा हूँ मैम। हाँ ठीक है, अभी आपकी आवाज आई। लोकेश जी, क्योंकि जो बजट होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है और विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण की जो बात हो रही है इसे बजट के दर्पण के तौर पर देखते हैं, क्योंकि एक लक्ष्य है 2047 तक। कैसे आप इस चीज को देखते हैं? कैसे बजट को एक अनुमानित तौर पर देख पा रहे हैं और आर्थिक सर्वेक्षण जो सामने रखा गया उससे यदि हम मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश करें तो कैसा देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है इसमें आपका मैम राखी जी, की क्या आर्थिक सर्वेक्षण एक
मिरर हो सकता है आने वाले बजट का, निश्चित रूप से, क्योंकि जो अनुमानित मांगे होती हैं, जिसको हम डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं बजट के अंदर, वो मुख्य रूप से आपके आर्थिक सर्वेक्षण का लेखा जोखा रहेगी। बशर्त इसमें यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण हमें ये बता रहा है कि पिछले साल हमने जो जो कार्य किए और आने वाले जो साल है उसमें अनुमानित हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखें तो जो जीएसडीपी है वो लगभग 11% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इट इज प्रोजेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 11%, विच इज अ वेरी गुड साइन। लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें, साथ साथ में बताते भी चलूंगा। प्रति व्यक्ति आय को भी उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने की आसार दिख रहे हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन इसमें राखी जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट आम जनता के लिए जानने के लिए बहुत जरूरी है कि बेस ईयर क्या है। अब बेस ईयर से क्या होता है, देखिए कई बार बेस ईयर शिफ्टिंग से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रोजेक्टेड है, चाहे वो जीएसडीपी हो, चाहे वो पर कैपिटा हो, चाहे वो भावांतर भुगतान योजना हो, हम आगे भी उस पर बात करेंगे, तो उसमें जो मध्य प्रदेश ने बेस ईयर लिया वो 11-12 का लिया हुआ। अब मैं आपसे ये यहाँ पर क्यों बात कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अपना एक रिवाइज डॉक्यूमेंट शो किया है, और उस रिवाइज डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अपना बेस ईयर चेंज किया है। उन्होंने अपना बेस ईयर चेंज करके कर दिया है 22-23। क्या असर होता है इससे? सीधा सीधा असर ये होता है कि अगर जब मैं रियल जीडीपी की बात करता हूं, या वास्तविक जीडीपी बोलते हैं, या रियल इनकम की हम लोग बात करें, जो कहीं ना कहीं पर हर स्टेट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसमें अगर मैं 11-12 से कंपेयर करूंगा तो वो निश्चित रूप से बढ़ी हुई दिखी। क्यों बढ़ी हुई दिखी? क्योंकि हम 11-12 से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अनुमानित जो बजट की बात करें, जो हमारा आने वाला बजट होगा वो 26-27 के लिए होगा, तो 26-27 को अगर आप 11-12 से कंपेयर करेंगे, आई होप मैं समझा पा रहा हूं, तो उसमें जो एक इंक्रीमेंट दिखेगा वो बहुत बड़ा इंक्रीमेंट दिखेगा। तो सरकार ने केंद्र लेवल पे तो इसको चेंज किया कि ये जो बहुत बड़ा आप बोल सकते हो गैप दिख रहा है, उतना इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी पे नहीं दिख रहा, जिससे इकोनॉमिक्स में कॉजल रिलेशनशिप कहते हैं कि एक चीज हुई उसके बदले में दूसरी चीज हुई। तो 11-12 से जब आप कंपेयर करेंगे तो जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। 11% बढ़ना, मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी गुड साइन। बट द थिंग इज कि इफ यू आर कंपेयरिंग विद 11-12 तो वो एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह रहेगा। प्रति व्यक्ति आय के लिए भी ये सेम चीज रहेगी। साथ ही साथ मैंने देखा कि जो भावांतर भुगतान योजना है उसके अंदर भी अब ये बोला गया है कि जो डीबीटी है उसके माध्यम से जो फार्मर के प्राइसेस हैं उनको क्या किया जाएगा, जो भावांतर भुगतान में जो प्राइसेस आते थे, जो डिफरेंस आता था, उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो भावांतर भुगतान जो है वो एक हरियाणा से ली हुई स्कीम है, ये हमारी खुद की नहीं है मध्य प्रदेश की। हरियाणा में इस स्कीम का नाम था भावांतर भरपाई योजना। भावांतर भरपाई योजना की केस स्टडी की मध्य प्रदेश सरकार ने उस केस स्टडी करके यहाँ पर भावांतर भुगतान योजना किया। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में इसको आप कह सकते हो एग्जीक्यूट किया गया, जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट करके फार्मर्स को बेनिफिट दिलाया, उस रास्ते पे आप अब चलने को आप कह सकते हो मध्य प्रदेश तैयार है। अगर ये आज से 4-5 साल पहले हो जाता तो कुल मिला के जो कॉज एंड इफेक्ट निकलता है, फार्मर्स को जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे, प्रोजेक्टेड है कि वो बेनिफिट आगे मिलेंगे। फिशरीज की अगर हम लोग बात करें, मैंने इकोनॉमिक सर्वे देखा तो उसके अंदर लगभग 10 लाख मैट्रिक टन जो है हम लोग फिश प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपने अभी बताया जो हमारा एजेंडा 2047। तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि हम आने वाला जो हमारा एजेंडा है भारत 2047 में, तो हम लोग फिश प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी बात मुझे एक लगी कि सरकार इस बार फोकस कर रही है इकोनॉमिक सर्वे में, मध्य प्रदेश सर्वे, जो हमारा एमएमआर है, जो हमारा मदर मोर्टेलिटी रेट है, उसको भी कम करने की बात की गई है। जो 142 है वो 20 पे लाने की बात कर रहे हैं। और किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए, देखिए राकेश जी, अच्छी बात नहीं है कि वहां का मदर मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा है। कहने का मतलब साधारण सी भाषा में यह है आम जनता के लिए कि एक माँ जो किसी नवजात शिशु को जन्म देती है, अगर गर्भ के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको मदर मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा सूचक नहीं होता है। अच्छी बात है इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर भी बात की गई कि हम लोग एमएमआर को भी कम करेंगे, 142 से 20 करने की कोशिश करेंगे। ये सारे प्रोजेक्टेड आंकड़े हैं। अब जब अगले साल इसकी बात होगी तो उस इकोनॉमिक सर्वे में पता लगेगा कि हम लोगों ने कितना किया। और लास्ट इसमें जो मुख्य बिंदु मुझे लगा इकोनॉमिक सर्वे का, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन ये कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात की है सरकार ने। और खासतौर पे इसका रुझान जो है वो जॉब से रिलेटेड है कि अगर वो पैसा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में जाएगा
तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आगे अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं इसमें भी कुछ 2 से 3 पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अभी के लिए तो हम यहीं हाँ रखते हैं। ठीक है, मैं लोकेश जी समय के अकॉर्डिंग पूरी कोशिश करूंगी दोबारा से मैं उस चर्चा पर वापस आए हम। और मुझे ऐसा लग रहा है कि निशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। निशांत जी देखिए, बहुत सारी बातें तो जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने क्लियर करी। कौन कौन से पॉइंट जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है उस पर भी बात हुई। और इस तरीके से देखा जाता है जब आर्थिक सर्वेक्षण आता है, क्योंकि जहां इकोनॉमी की बात होगी तो हम बहुत दूर तक सोचते हैं, क्योंकि एक संकल्प है 2047 तक का विकसित भारत का, तो है ही। बहुत सारी चीजें अभी से डेवलप होती जाएंगी, तब हम वहां तक सारी चीजों को पा पाएंगे। तो ऐसे में जो एक आर्थिक सर्वेक्षण है उनमें जिन चीजों को लाया गया है उसको और निरंतर एक स्पीड में बढ़ाना और उसको एक कहते हैं ना कि धरातल पर प्रॉपर तरीके से उतार देना, ये एक चुनौती है। तो इसके लिए कैसे सरकार और पार्टी काम करेगी? बिल्कुल राकेश जी, बीते वित्तीय वर्ष में हमने किस तरीके से काम किया, किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे बढ़ी, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी की सेहत, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता चला गया, इसका एक तरीके से आईना है हमारा आज पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। हमारी इकोनॉमी में लगभग 43% का योगदान कृषि क्षेत्र का है और इस आर्थिक सर्वेक्षण में हम पाते हैं कि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का भी बराबर रूप से विस्तार होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश 2047 में विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश बनना चाहता है और इस दिशा में हमारी सारी कोशिशें हैं। हम ना केवल इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करने जा रहे हैं, बल्कि अगले 2 से 3 वर्षों का जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो भी हमारे बजट में इस बार दिखने जा रही है। इसीलिए हमारा ये बजट भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा ये इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मोटी बातें सारी लगभग बता ही दी कि ये बजट किस तरीके से महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, लेकिन अब हमारा सारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि किस तरीके से हम मध्य प्रदेश में उद्योगों का विस्तार करें, हम रोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, हम स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें। यही वजह है कि बीते वित्तीय वर्षों में, बीते सालों में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने लगातार रीजनल कॉन्क्लेव किए, इन्वेस्टर समिट की, उसके बाद राजधानी में भी इन्वेस्टर समिट हुई और विभिन्न निवेशों के माध्यम से मध्य प्रदेश में 10 लाख रोजगारों का सृजन होने जा रहा है। तो ये हमारी तरक्की की एक नई तस्वीर तैयार करेगा, नई इबारत लिखने जा रहा है। और अगर हम पूरे तरीके से बात करें, आप एमएमआर की बात कर रहे थे, तो हम 379 से 142 पर लेकर आए हैं और आगे हमारा लक्ष्य है इसे 20 पर लाने का। तो ये जो मातृत्व मृत्यु दर है ये बेहद तेजी से नीचे अब जाती जा रही है और ये बहुत सकारात्मक संदेश है। हम 2047 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े सपने देखेंगे तभी बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय, वो 1,70,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। 2047 में इसे 22 लाख रुपए पर एनम पर ले जाने का लक्ष्य है। तो ये बहुत ऐसा सपना है जो मध्य प्रदेश की लाइवलीहुड को, मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। और हमारी जो सरकार है वो मध्य प्रदेश को कहां से कहां निकाल कर ले आई है। बेस ईयर की अभी बात हो रही थी 2011-12 की, मैं थोड़ा और पीछे ले जाना चाहूंगा। आज से 2 दशक पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। देश में जब मध्य प्रदेश की बात होती थी तो कोई बहुत अच्छे नजरिए से, बहुत अच्छे दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को नहीं देखा जाता था। माना जाता था कि एक ऐसा राज्य है जो न निवेश के लिए बेहतर है, ना खुशहाल जिंदगी के लिए बेहतर है। लेकिन एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने मध्य प्रदेश की सूरत बदली। आज हम उस स्थिति में खड़े हैं जहां हम एक मध्य प्रदेश के अग्रणी राज्यों में शुमार हैं, जो कि चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, चाहे जो आर्थिक विकास दर है, हम हर तरीके से अग्रणी पायदान पर खड़े हैं और मध्य प्रदेश बहुत तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान हासिल करता जा रहा है। राष्ट्रीय जो विकास दर है उसके बराबर हमारी भी विकास दर है और ये बहुत सकारात्मक संदेश है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है, जिस तरीके से हम रोजगार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से बाकी कृषि हो चाहे तमाम क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हम विस्तार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका एक रिफ्लेक्शन है आज का इकोनॉमिक सर्वे। और अगर बजट की हम बात करें तो बजट में भी यही सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, वापस आऊंगे। आनंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आनंद जी, एक तो ये जो सत्र है बड़ा महत्वपूर्ण है
और पक्ष विपक्ष के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जनता के लिए तो होता ही है, क्योंकि यहाँ से बहुत उम्मीदें होती हैं, बहुत कुछ निकलेगा। बजट अपने आप में महत्वपूर्ण है, सत्र तो है ही। आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है या जिस तरीके से उसको सामने रखा गया है, कैसे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष इसे देखता है, और जिन जिन पॉइंट्स को रखा गया है जिससे हम आने वाले समय की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं और 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं या हर व्यक्ति के विकास की बात कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसका बेस लोकेश भारती जी ने बता दिया कि हम बात 2043 की कर रहे हैं और बेस 2011-12 ले रहे हैं, तो 25 साल का डिफरेंस वैसे ही हो गया। 2011-12 से लेके 2000 अभी 25-26 चल रहा है, 11% ग्रोथ बताई गई है। तो हर वर्ष में 1% की ग्रोथ मानी जाती है। तो अगर इसको भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा मानती है तो मैं समझता हूँ कि फिर इससे बड़ा आर्थिक सर्वेक्षण तो क्या होगा। तीसरी बात, अभी निशांत जी ने कहा कि 1,60,00,000 प्रति व्यक्ति, 1,60,000 प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ी है। तो उसमें अगर 43,000 रुपए प्रति व्यक्ति पे कर्जा है, तो जब इनकम बढ़ी है तो फिर कर्जा कैसे हुआ, इसका जवाब दें। 2046 की बात करना आसान है, सपने दिखाना आसान है, पर व्यवहारिक धरातल पे तो भारतीय जनता पार्टी या इनके मंत्रियों के द्वारा जो भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई है तो उस पर अध्ययन नहीं किया गया है। आप देखिए, टोटल 4,70,000 करोड़ का 4,70,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पे है और वो उसका टोटल बजट है 4,21,000 करोड़ का। तो आज जो बजट है उससे ज्यादा अगर आप कर्जे में हैं तो ये आर्थिक सर्वेक्षण अच्छा कैसे हुआ? 2046 की कहां बात कर रहे हैं? अभी तो 2024-25, 25-26 और 26-27 के अगर आप दे देते तो शायद जनता के लिए कुछ राहत होती। तो ये पूरा आर्थिक सर्वेक्षण एक फर्जीवाड़ा है, आंकड़ों का खेल है, क्योंकि इसका बेस ही गलत है। क्योंकि हमने 24 पिछले साल में किया, उससे आप कंपेयर करेंगे कि 2011-12 से कंपेयर करेंगे? तो ये जो पता नहीं जनता को कितना गुमराह करेगी भारतीय जनता पार्टी आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पे, मार्केटिंग के नाम पे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के नाम पे। क्योंकि अगर फंड अगर आता, रोजगार बढ़ते तो बेरोजगारी के आंकड़े क्यों बढ़ते, प्रति व्यक्ति कर्जा क्यों बढ़ता, प्रदेश में हर समय कर्जा क्यों लेना पड़ता? ये एक सिंपल सा बनिया बुद्धि से बात करें अपन तो, जिसकी कमाई ज्यादा है उसको कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है? उसकी डेफिशिएंसी कम होनी चाहिए कर्जे की, कि बढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सुहाने सपने दिखा रही है जनता को, जो अभी तक दिखाई है। हमारी जिंदगी का कल का भरोसा नहीं, हम 2043 की बात कर रहे हैं और बेस 2011 का ले रहे हैं। तो कितनी हास्यास्पद बात है कि पूरे मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा इकोनॉमिस्ट नहीं है। हाँ। लोकेश भारती जी ने पूरी पोल खोल के रख दी इस आर्थिक सर्वेक्षण की, अगर आपने ध्यान से सुना हो। तो आप बताइए कि एक पूरे मंत्रिमंडल में अगर एक आर्थिक सर्वे के नाम पे कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट अगर आपके पास सरकार में नहीं है, जो आगे का सोच सके, अगले साल का, और बेस को 2024-25 से कंपेयर कर सके, तो ऐसे आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की जनता का तो नुकसान ही है। तो विपक्ष इसमें क्या देख रहा है? तो आप खुद ही बोल रहे हैं ये सब चीजें कि 2011-12 का बेस है, 11% की ग्रोथ है, तो कितना फर्जीवाड़ा करेगी भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ? ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे निशांत जी, बोलिए। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहूंगा आनंद जी से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण और यहाँ के बजट को फर्जीवाड़ा करार दे रहे हैं। हमने देखा है, मैं राजनीतिक बात हालांकि करना नहीं चाह रहा था, मैं सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर ही केंद्रित रहना चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है, जीरो बजट पर काम करने वाले कांग्रेस को यह अधिकार नहीं है कि वो बजट पर टिप्पणी करे। हम सपने देखने वाले लोग हैं और सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यही वजह है कि भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी ताकत होगी। और कांग्रेस की तकलीफ यह है, अब सुनिए आप राजनीतिक भाषा में, कांग्रेस की तकलीफ यह है कि राष्ट्र की प्रगति क्यों हो रही है, मध्य प्रदेश की प्रगति क्यों हो रही है, मध्य प्रदेश क्यों 2047 में देश के अग्रणी राज्य में शुमार हो जाए और विकसित मध्य प्रदेश बन जाए। कांग्रेस को इस बात पर तकलीफ है, कांग्रेस को इस बात से तकलीफ है कि मध्य प्रदेश में 10 लाख रोजगार का सृजन हो रहा है। आप बजट पे बात कीजिए ना, मध्य प्रदेश की पिछले वर्ष के बजट पे कंपेयर कीजिए ना, महीने मिल रहे हैं। अरे आप 2043 तकलीफ है कि उद्योगों में हमारा लगातार विस्तार हो रहा है। 2011-12 हैं, ये कहते हैं कि लगभग 12 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। कांग्रेस को तकलीफ इस बात पर है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं क्यों स्वावलंबी हो रही है। कांग्रेस की को तकलीफ यह है कि आखिरकार कैसे सीएम मेधावी योजना के तहत 500 करोड़ रुपए 4600 विद्यार्थियों को दे दिए गए। तो ये सब कांग्रेस की तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है और आप लोग इसीलिए विगत 2 दशकों से सत्ता से आनंद जी जल्दी से
अगर इतना सब आप कर रहे हैं तो जनता पे प्रति व्यक्ति कर्जा क्यों बढ़ रहा है? ये आप अपने घर से देगी बीजेपी। ये देना तो जनता को ही है, देना तो जनता को ही है। निशांत जी, आप चुप रहिए, आप पूरी बात सुनिए। आप पूरी बात सुनिए। अब आप पूरी बात सुनिए निशांत जी, आप पूरी बात सुनिए। आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए निशांत जी, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप अगर आपको इतने आप ईमानदार थे तो 2011-12 का बेस क्यों लिया? पिछले साल का बेस ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है आनंद जी, मैं 1 सेकंड रोकूंगी क्योंकि लोकेश जी ने एक वक्त मांगा था। बहुत जल्दी से कंप्लीट करिएगा लोकेश जी, क्योंकि समय हो गया। जी जी जी। देखिए राकेश जी, इसमें मुझे एक चीज इसमें ये जोड़नी थी कि जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण में भी की है सरकार ने, तो उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मेरा जो अनुभव है और जो मेरा तजुर्बा है इकोनॉमिक्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे नहीं बढ़ेंगी। तो फिर कैसे बढ़ेंगी? मैं फ्री में सजेशन देता हूँ। वैसे मैं मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश सरकार के लिए हमेशा खुला हूँ, अगर उनको कोई मुझसे सजेशन चाहिए, लेकिन मैं आज प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहा हूँ। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट से अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे क्रिएट नहीं होगी। आप क्या करें? आप इंडस्ट्रीज की डिमांड को समझें। इंडस्ट्रीज की डिमांड मतलब जैसे आज एआई बहुत आगे है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बहुत ज्यादा आगे हैं। आप उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बनाइए और उस इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप कोर्स प्रोवाइड करें। उससे क्या होगा? अगर डिप्लोमा कर रहे हैं या 1 साल का या 2 साल का 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, जैसे ही वो डिप्लोमा या डिग्री करके बाहर निकलेंगे, इंडस्ट्री बाहर बैठी हुई है, क्योंकि हमने इंडस्ट्री के हिसाब से क्या किया हुआ है, उन लोगों को शिक्षा दी है और वो पूरी इंडस्ट्री उनको सक कर लेगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी इंडस्ट्री तो मजबूत हो ही रही है, उसी के साथ साथ जो हर साल इतने लोग ग्रेजुएट होते हैं, आपको उनकी बेरोजगारी का, आप बोल सकते हो, भार नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इंडस्ट्रीज की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कीजिए। आपका काम यहां से स्टार्ट होना चाहिए। एक चीज ये। दूसरा इसके अंदर कि जैसे मैं सुन रहा था, देखिए मैं तो कोई राजनीतिक नहीं हूं, मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट, मेरा प्रदेश, मेरा देश सबसे आगे है, तो मैं उस आधारित बात करना चाहता हूं। जैसे अभी सर ने कहा कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर का योगदान 47% है, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम कृषि को छोड़ के अब हम लोग उद्योग पे ज्यादा आधारित होके काम कर रहे हैं। ये तरीका गलत है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से तरीका ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 100 में से 47 लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो हमें उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। अब इंडस्ट्री में ऑब्वियसली आप हेवी इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, है ना? 11% का जो है, जो बात की गई है, वो 11% CAGR होता है। CAGR का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जो हर साल बेसिस बताती है। अगर हर साल का 11% ग्रोथ रेट है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि मध्य प्रदेश सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का भी CAGR 11% के अप्रॉक्स नहीं पहुंचता, अगर 11% है और प्रोजेक्टेड है तो। अब इसके बाद में अगर हम लोग 2047 में, आखिरी में बस, हाँ जल्दी से, ये 2047 में अगर हम विकसित होने की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि हम 2037 में विकसित हो जाएं, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है, क्या हम विकसित देश या विकसित राज्य की जो चैलेंजेस होते हैं, क्या उनके लिए हम तैयार हैं? अगर हम तैयार नहीं हैं, तो हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए। एक हिंदी में कहावत है, दुर्घटना से देर भली, थोड़ी देर करेंगे, लेकिन हम ऐसे विकसित होंगे कि पूरी दुनिया देश को भी देखेगी और पूरा भारत मध्य प्रदेश को भी देखेगा, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को भी देखेगा। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अनुपूरक बजट पेश हुआ और जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसे बजट के दर्पण की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो अर्थशास्त्री हैं लोकेश जी ने कहीं भी, और उन्होंने एक पूरा कैलकुलेशन बता दिया कि हम किन पॉइंट्स में बहुत अच्छे हैं, हमें किन चीज़ों पर आगे काम करना चाहिए। एक सुझाव देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ओवरऑल जो बजट होगा उसके बाद तो हम चर्चा करेंगे ही क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो एक रोड मैप लेके सरकार चल रही है, जिन चीज़ों पर काम कर रही है, उसे कैसे सफल करना है और उस बजट के माध्यम से हम चीज़ों को कैसे बढ़ाएंगे, ये वाकई आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।